तो नमस्कार, आदाब, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत। आज की कहानी पर सीधे आते हैं, लेकिन इस कहानी को शुरू करूं उससे पहले वैसे ही आप लोग सोचिए, अगर आपको पता चले कि आप किसी बाजार में घूम रहे हैं, किसी फंक्शन में हैं, कहीं रास्ते से गुजर रहे हैं और एक आदमखोर, एक नरभक्षी आपके इर्द गिर्द है, आपके आसपास है, आपके पास से गुजर रहा है, जहां आप शॉपिंग कर रहे हैं वहां वो भी शॉप में मौजूद है, और ये पता चले इसने इंसान को खाया है, तो आपके ऊपर क्या बीतेगी? शर्तिया आपको अजीब भी लगेगा, डर भी लगेगा, सिहरन भी आएगी। और ये बड़ा नेचुरल है, क्योंकि हम इंसान हैं। अगर हमें मालूम है कि हमारे आसपास रहने वाला कोई इंसान अपने ही जैसे इंसान को खा सकता है, तो फिर उसको लेके हमारा नज़रिया वैसे ही होगा। इस दुनिया में आदमखोर बहुत सारे हुए, बहुत सारे आदमखोर के किस्से हुए। अपने जहाँ से इस वक्त मैं कहानी सुना रहा हूँ, मुश्किल से यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पर नहीं होगा जो निठारी है, जहाँ सुरेंद्र कोहली और मनिंदर सिंह पंढेर, आपको याद है 20-21 बच्चियाँ गायब, उनको खाने का इल्ज़ाम, 13-14 के फैसले भी आ गए, 13-14 में से 13 में फांसी की भी सज़ा हुई है। तो सुरेंद्र कोहली के अलावा और भी बहुत सारे हमारे यहाँ ऐसे आदमखोर हुए जो इंसानों को खाते थे, दुनिया भर में हुए। लेकिन आज जिस कहानी को मैं सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी इसलिए अलग है क्योंकि एक लौता आदमखोर है जो आज भी जिंदा है, और न सिर्फ जिंदा है बल्कि जेल में भी नहीं है, खुला है, आज़ाद है। और इस आदमखोर अपने होने की वजह से आज वो ज़्यादा पॉपुलर है, ज़्यादा मशहूर है, एक तरह से एक सेलिब्रिटी का दर्जा उसको हासिल है। उसने करीब 19 किताबें लिखी, और पहली किताब उसने पहले जो इंसान को जिसको मारा खाया उसकी पूरी कहानी लिखी। कई फिल्मों में काम किया उसने, कई मैगजीन टीवी चैनल पर बैठकर इंटरव्यू दिया, लोग उसे पहचानते हैं। लेकिन अब लोग उससे डरते नहीं हैं, बल्कि उसके आसपास रहते हैं, और वो भी एकदम अपने नाम अपनी पहचान के साथ सामने मौजूद रहता है। इस वक्त करीब 70 साल की उसकी उम्र हो गई। वो आज भी जापान के एक छोटे से शहर में अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है। बेहद अमीर भी है, क्योंकि अमीर परिवार से था। यह कहानी जापान के इसेई सगावा की है। इसेई सगावा एक ऐसा लड़का जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था कि आगे चलकर क्या होगा। लेकिन मैं इसेई सगावा की कहानी आपको सुनाऊँ या उस इंसिडेंट से करूँ, उससे पहले करीब 35 साल बाद इसके जन्म के जो कुछ होता है वहाँ आपको लेके चलता हूँ। 13 जून 1981 फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक इलाके में जिसका नाम है बोइस डी बोगलने, और वहीं पे एक लेक है, लेक इन फायर। ये उस पार्क का सबसे बड़ा लेक था, सबसे बड़ी झील थी। शाम का वक्त था। एक बुजुर्ग दंपत्ति, कपल, वो पार्क में टहलने के लिए आए थे। मौसम भी गर्म था, दोनों झील के पास टहल रहे थे। तभी उनकी नज़र पड़ती है, एक टैक्सी आकर रुकती है सड़क के किनारे, और उस टैक्सी से एक एशियाई मूल का एक शख्स उतरता है जिसकी हाइट बड़ी कम है, बेहद दुबला पतला है। और नज़र इसलिए भी पड़ी और अजीब इसलिए भी लगा इन दोनों बुजुर्गों को, क्योंकि उसकी हाइट, कदकाठी, वजन के हिसाब से वो 2 बड़े बड़े बैग टैक्सी से उतार रहा था डिक्की से, और उसको लेकर झील की तरफ बढ़ रहा था। टैक्सी से उतरता है, बैग को उतारता है, टैक्सी ड्राइवर को पैसे देता है, अब बैग को घसीट कर जा रहा है। अब इन दोनों को बड़ा अजीब लगता है, शाम का वक्त, 2 बड़े बड़े बैग, और यहाँ झील कोई ऐसा भी नहीं कि कोई होटल हो या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हो, पार्क है, झील है, यहाँ कोई बैग लेकर क्यों आएगा? तो इसी यही चीज़ उनका ध्यान खींचती है उस तरफ। थोड़ी देर के बाद देखते हैं कि वो झील के किनारे गया, उनकी नज़रों से ओझल हो गया। बुजुर्ग को, दोनों को कुछ डाउट होता है, वो पुलिस को कॉल कर देते हैं। इस दौरान में पुलिस फ़ौरन वहाँ पहुँचती है, लेकिन आती है तो देखती है कि वो शख्स तो है नहीं। झील किनारे 2 बैग तैर रहे थे। चूँकि वक्त पे पुलिस पहुँच गई थी, दोनों बैग को बाहर निकाला जाता है, खोला जाता है। जब बैग खुलता है तो एक बैग से इंसानी जिस्म के टुकड़े मिलते हैं, दूसरे बैग में एक इंसानी सर मिलता है। उस सर और चेहरे को देख के ही पता चल गया कि एक लड़की का चेहरा है, एक लड़की की लाश है। अब पेरिस पुलिस के लिए बड़ी अजीब, 81 इस तरह के क्राइम वहाँ होते नहीं थे। फ़ौरन वो बुजुर्गों से, दोनों से पूछते हैं, उसका हुलिया पूछते हैं, वो बताते हैं अपनी तरफ से जो भी है। इसके बाद पता चलता है कि वो जो टैक्सी थी, वो टैक्सी के बारे में भी बताती हैं कि इस टैक्सी से उतरा था। अब वो उस टैक्सी कंपनी तक पुलिस पहुंचती है, पूछती है कि आप इस पार्क में कोई आया था जो बैग जिसके पास 2 बड़े थे। थोड़ी देर के बाद टैक्सी कंपनी से उस ड्राइवर तक पुलिस पहुंच जाती है, और वो बताती है, पुलिस को वो ड्राइवर बताता है कि हाँ, मैं एक एशियाई मूल के एक लड़के को लेकर यहाँ आया था, और उसके पास 2 बैग थे, बल्कि बैग देख के मैंने उसको कहा भी था कि इतने बड़े बैग हैं कि क्या इसमें कोई लाश है? उसने हंस के कहा, तो उसने कहा नहीं, इसमें किताबें हैं। तो पुलिस उस ड्राइवर के ज़रिए, फिर वो ड्राइवर बताता है कि एक्चुअली
एक अपार्टमेंट से मैं लेकर यहाँ पर आया था इस लड़के को, और उसके पास 2 बैग थे, मैच कर रही थी सारी चीज़ें। पुलिस अब उस अपार्टमेंट तक पहुँचती है, अपार्टमेंट में जाती है तो अपार्टमेंट के बारे में पता करती है, और वहाँ के गार्ड से ही पता चलता है कि इस बिल्डिंग में बहुत सारे लोग किराएदार रहते हैं, लेकिन एशियाई मूल का सिर्फ एक शख्स है और उसका नाम है एसेई सगावा, और वो महंगा अपार्टमेंट था। पुलिस उस गार्ड के ज़रिए उस अपार्टमेंट में पहुँचती है, घंटी बजाती है। अंदर एक करीब 34 साल का नौजवान, बेहद पतला दुबला कमज़ोर, दरवाज़ा खोलता है। पुलिस को देख के घबराता भी नहीं है। अब जब पुलिस अंदर जाती है, उससे पूछताछ करती है, नाम पूछती है, बताती है कि आप पार्क तक गए थे। वो बोलता हाँ, ड्राइवर साथ में था, वो भी पहचान लेता है। इसके बाद पुलिस उस लाश के बारे में बताती है, तब भी वो चुप रहता है। अब पुलिस घर की तलाशी लेती है, किचन में जाती है, फ्रिज खोलती है। फ्रिज में इंसानी लाश के टुकड़े पड़े थे, वो बचे हुए बाकी। इसके बाद पुलिस एसेई सगावा को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद उससे पूछताछ करती है। वो बताता है कि हाँ, मैंने मारा, और उस लड़की का नाम बताता है। वो एक फ्रेंच स्टूडेंट थी जिसका उसने कत्ल किया। उसने कहा मैंने मारा और 2 दिन तक मैंने इसे खाया। पहले उसके लाश के मैंने साथ रेप भी किया, फिर 2 दिन तक इसको खाता रहा। खाने के बाद फिर मुझे लगा कि अब लाश की बाकी हिस्सों से बदबू ना आए। जो बाकी चीज़ें थी फ्रिज में रख दी, कुछ फेंकने लायक था मैंने बैग में रखा और ले जाकर झील किनारे जाके किसी को पता ना चले फेंकना था, लेकिन बदकिस्मती से पकड़ा गया। इस खबर के बाद फ्रांस में हड़कंप मच गया कि उनके इंसानी बस्ती के बीच में एक ऐसा शख्स है जो इंसानों को खा रहा था 2 दिन से। उस अपार्टमेंट के लोग भी सन्ने घबरा गए सब। अब उसके ऊपर मुकदमा चला, वो जेल के अंदर था। ये वो कहानी थी जहाँ से एसेई सगावा का सच सामने आया। लेकिन इससे पहले करीब 25 साल पहले ये कहानी का एक दूसरा पहलू था। जापान के एक शहर में कोबे, यहाँ पर एसेई सगावा का जन्म होता है 26 अप्रैल 1949 को। ये प्री मैच्योर बेबी था, 7 महीने में इसकी पैदाइश हो गई थी। कायदे से आमतौर पर हम लोग बताते हैं, जानते हैं कि 9 महीने में एक बच्चा जन्म लेता है, लेकिन ये 7 महीने में हो गया। हालांकि मेरी एक सिस्टर है, वो भी 7 महीने में पैदा हुई थी। तो पैदाइश के बाद ये कमज़ोर रहता है और अपने बाकी जो उसकी उम्र के बच्चे थे उसके मुकाबले बेहद कमज़ोर, हाइट भी बेहद कम। हालांकि जापान के लोगों की हाइट कम होती है, इसकी और भी कम। और हाथ पैर बिल्कुल पतले पतले, बिल्कुल पतला दुबला। खासतौर पर इसके जो पैर थे वो बेहद कमज़ोर थे और बेहद पतले थे। बचपन में तो कुछ एहसास नहीं हुआ, लेकिन जैसे जैसे ये बड़ा हुआ इसको एहसास होने लगा बाकी लोगों को देख कर कि यार ये लोग तो अच्छे खासे लंबे हैं, तगड़े हैं, मजबूत हैं। एक मैं ही हूँ जो इतना दुबला पतला हूँ और मेरे पैर तो बिल्कुल ही ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं लकड़ी है या डंडा है। ये बात उसके मन में घर कर गई। खैर इस दौरान में वो पढ़ने लिखने वाला बच्चा था, तो कामाकुरा शहर में वहाँ से उसने स्कूलिंग की और फिर स्कूलिंग के बाद उसने वहाँ से कॉलेज पास आउट किया। जब वो कॉलेज में था 24 साल का हो गया और वॉको यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था ये, तब इसके अंदर एक पहली बार एक परिवर्तन आया। एक लड़की मिली जो जर्मन थी, इसी के कॉलेज में थी, अच्छी खासी हाइट थी। उस लड़की को देखने के बाद इसके मन में कुछ भावनाएं आई और वो धीरे धीरे उस जर्मन लड़की का पीछा करने लगा। पता चला कि एक फलाने अपार्टमेंट में रहती है। एक रोज़ मौका देख के वो फॉलो करते हुए उसके अपार्टमेंट में दाखिल हो गया। उसने उस लड़की को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन ये शरीर से बेहद कमज़ोर था। लड़की ने इसके ऊपर काबू पा लिया। उसके बाद चीखी चिल्लाई, शोर मचाया, लोग आ गए, पुलिस आ गई। उसने एसेई सगावा को गिरफ्तार कर लिया अटेम्प्ट टू रेप के केस में। हालांकि कहानी कुछ और थी, वो अटेम्प्ट टू रेप के लिए नहीं गया था। खैर उसको गिरफ्तार कर लिया, पुलिस ले जाती है उसको। चूँकि एसेई सगावा के माँ बाप बड़े लोग थे, अमीर लोग थे, पुलिस से सेटिंग कर लेते हैं, जैसे अपने देश में भी बहुत आम हो जाता है, और एसेई सगावा को जेल से बाहर निकाल लेते हैं पुलिस हिरासत से। पर उन्हें भी नहीं मालूम था, उनको भी बड़ा शौक लगा कि एक जर्मन लड़की के अपार्टमेंट में रेप की नीयत से घुसा था। उन्हें भी सच्चाई नहीं मालूम थी क्योंकि एसेई सगावा ने किसी को बताया नहीं था और उन्होंने उसे छुड़ा लिया। खैर यूनिवर्सिटी ये पास आउट होता है। यूनिवर्सिटी पास होने के बाद ये लिटरेचर में पीएचडी करना चाहता था, पढ़ने लिखने में तेज़ था, तो ये फिर पेरिस को चुनता है लिटरेचर में पीएचडी करने के लिए और ये पेरिस पहुंच जाता है। पेरिस पहुंचने के बाद ज़िंदगी इसकी ठीक ठाक चल रही थी और वहीं पर जब ये पीएचडी कर रहा था तब इसकी मुलाकात
एक फ्रेंच लड़की से होती है जिसका नाम था रेनी हार्टवेल्ट। रेनी हार्टवेल्ट एक लंबी चौड़ी लड़की थी, खूबसूरत थी, और सबसे बड़ी बात यह थी कि उसकी टांगें बड़ी लंबी थी। और यही एक चीज़ थी जिसने इसको उसकी तरफ खींचा, इसे ही सगावा को। अब वो उसके पीछे पड़ा रहा, उससे दोस्ती भी हो गई, उसको भी लगा कि ठीक है, जापानी है, अच्छा है, पढ़ने लिखने में तेज़ है। उसके मन की बात नहीं मालूम थी। तो धीरे धीरे दोनों में अपने दोस्ती हो गई, नॉर्मल थी। एक दिन मौका मिलते ही उसने कहा कि मुझे कुछ फ्रेंच पोइट्री, फ्रेंच पोइम, उसके बारे में कुछ जानना है, कुछ तुम्हें ट्रांसलेट करके बताना है, तो क्या तुम मेरे अपार्टमेंट में आ सकती हो। 11 जून 1981 वही तारीख थी जब रेनी हार्टवेल्ट, जो एक PhD की स्टूडेंट थी, फ्रांस की, फ्रेंच नेशनल थी, उसे ये लगा कि एक अच्छा लड़का है, शरीफ है, सीधा साधा है, कमज़ोर है, बाकी बच्चों से अलग है, तो उससे कोई ख़तरा भी नहीं है। और वो पहुंच जाती है घर में उसको फ्रेंच पोएम के लिए कुछ मदद करने। वो बैठती है, 11 जून 1981 की तारीख थी, पोएम सुना रही होती है। तभी इस दौरान में एक मौका आता है जब उसकी पीठ जो है रेनी की, वो सगावा की तरफ हो जाती है। और उसी दौरान सगावा एक राइफल उठाता है जो पहले से उसने घर में रखा हुआ था, और ठीक गर्दन के पीछे ले जाकर गोली चला देता है। रैली वहीं पर दम तोड़ देती है, टेबल पर उसका सर गिर जाता है, खून गिरने लगता है। अब खून देखकर, गोली चलाने के बाद सगावा ये देख के खुद बेहोश हो जाता है डर के मारे। एक तो कमज़ोर था कि ये क्या हुआ, और वो पता नहीं कितनी देर तक बेहोश पड़ा रहता है। फिर अचानक उसे होश आता है। जब होश आता है तो देखता है कि ये तो मरी हुई है। अब फिर उसे लगा कि ये कुछ न विरोध कर सकती है, न लड़ सकती है, न अपना डिफेंड कर सकती है। यहाँ से ये ताकतवर बनता है, और उसके बाद फिर वो एक आदमखोर बनता है। अब ये आदमखोर क्यों बनता है? जब ये पैदा हुआ था ईसाई सगावा, इसके हाथ पैर कमज़ोर थे, बाकी के मुकाबले हाइट कम थी, सबसे ज़्यादा इसके पैर पतले थे। जब ये थोड़ा सा होश में आया और इसको ये फ़र्क पता चला, तो सबसे पहले इसने अपनी माँ की टांगें देखी, और टांगें देखने के बाद इसके मन में जो पहला ख्याल आया वो ये कि काश मैं ये टांगें खा सकता, मैं खा जाऊं। ये चीज़ उसके बाद पहली बार मन में आई, अपनी माँ के पैर को देखकर। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़ा होता गया, स्कूल गया, कॉलेज गया, जब भी किसी लड़की को देखता, खासतौर पर लंबी हाइट जिनकी टांगें लंबी हैं, तो उसके मन में यही ख्याल आता, काश मैं इसकी टांगें खा सकता। यहीं से उसको इंसानी मांस, ह्यूमन बॉडी की तरफ एक वो हुआ खाने के लिए। जब इसने पहली बार जर्मन लड़की को, जब ये कॉलेज में था और घर पे उसका पीछा किया और जाकर वहाँ पे उस लड़की ने इसके ऊपर अटेम्प्ट टू रेप का इल्ज़ाम लगाया, उसका रेप करने नहीं गया था। दरअसल उस लड़की की पैर टांगें भी उसको बहुत अच्छी लगी, लंबी, और उसे लगा कि मैं इसे खाऊंगा। और वो उसके घर तक पीछा करके इसीलिए गया था कि वो उसे मारे और उसकी टांगे को खा जाए। लेकिन वो मौका नहीं मिला, लड़की उससे ज़्यादा ताकतवर थी, और उसने चिल्लाया, शोर मचाया, और वो पकड़ा गया। ये बात उसके जो जहन में थी, ये ना उसके माँ बाप को मालूम थी, ना किसी और की। तो वो जब से बड़ा होना शुरू हुआ, तब से वो अपने दिमाग में एक लेकर चलता था कि किसी भी महिला, लड़की जो लंबी हों, जिनके पैर लंबे हों, बस उनको देखकर उसके मन में यही ख्याल आता था कि इसे खा जाऊं। तो एक चलता फिरता जिंदा आदमखोर एक पूरे शहर में घूम रहा था, और वही खतरनाक आदमखोर फिर पेरिस पहुंचता है, और पहली बार उसे मौका मिलता है इस रेनी हार्टवेल्ट के ज़रिए, जो उसकी दोस्त थी। घर में बुलाने के बाद, गोली मारने के बाद, बचपन से सालों की उसकी सनक थी इंसानी टांगों को खाने की। जब वो होश में आता है गोली मारने के बाद, चूंकि बेहोश हो गया, तो सबसे पहले वो उसको टेबल पर लेटाता है, उसकी लाश को, और अपने दांत से ही उसकी टांगों को खाने की कोशिश करता है। कामयाब नहीं हो पाता। फिर वो मुंह हाथ धोता है, कपड़े बदलता है और बाहर जाता है। बाहर जाने के बाद वो बड़े वाले नाइफ, चाकू वो ख़रीद कर लेकर आता है। आने के बाद वो सबसे पहले टांग के जितने मांस खा सकता था खाता है, और बताता है बाद में, उसने किताब लिखी थी, इस सालों के बाद उसे लगा कि उसे अब सुकून मिला है। अगले 2 दिन तक, 48 घंटे तक वो उसकी मांस खाता। उससे पहले वो उसके लाश के साथ रेप कर चुका था। और फिर जो बाकी बची खुची चीज़ें थी वो ले जाकर झील में 2 बैग में फेंकता है ताकि बदबू से वो पकड़ा ना जाए। लेकिन वो बुजुर्ग कपल उसे देख लेते हैं और ड्राइवर के ज़रिए अपार्टमेंट तक पहुंच जाता है और वो गिरफ्तार हो जाता है। अब गिरफ्तारी के बाद पूरे फ्रांस में, पूरे पेरिस में, अखबारों में ये खबर सुर्खियों में थी कि एक आदमखोर,
इंसानों की बस्ती के बीच में रह रहा था। 2 दिन तक उसने एक रेनी हार्वेट नाम की लड़की को खाया और फिर उससे जब पूछताछ हुई तो उसने अपना ये ड्रीम बताया। तो ये कहानियाँ खूब चली, लेकिन इस दौरान में फिर ये हुआ कि ये जिस तरीके से सारी चीज़ें बता रहा था, लगा कि इसकी जहनी हालत ठीक नहीं है, मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है। तो वहाँ के वकील और कानून के बाकी जानकार उन्होंने कहा इसके ऊपर एक आम अपराधी के तौर पर मुकदमा नहीं चला जा सकता। और वही हुआ। कुछ दिन के बाद उसको एक तो पहले मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया गया। मेंटल हॉस्पिटल भेजने के बाद कहा गया कि आप इसको वहाँ रखें। अब थोड़ा सा वक्त बीता, ये हुआ कि मेंटल हॉस्पिटल में कब तक रखें, क्योंकि फ्रांस के लोगों ने भी कहा कि भैया हमारे टैक्स के पैसा है और हमारा टैक्स का पैसा जो है वो आप इस पर क्यों खर्च कर रहे हो। ये बड़े अधिकार और राइट की बात जो होती है बहुत जगह होती है, शायद हम लोग इतना नहीं करते। हम लोग ये गलतफहमी में रहते हैं ये जो जेल है, ये हॉस्पिटल है, ये बाकी जगह है, ये मेंटल हॉस्पिटल है, ये सब सरकार पैसे देती है, वो आम लोगों के टैक्स के ही पैसे होते हैं। तो खैर वो मेंटल हॉस्पिटल में रहता है। फिर वहाँ के लोग आवाज़ उठाते हैं कि इसको आप कब तक रखेंगे। इस दौरान में सगावा के माँ बाप चूँकि बेहद अमीर थे, वो एक बहुत नामी वकील करते हैं फ्रांस में, और वो वकील जो है फिर ये कहता है कि ठीक है, अब चूँकि ये इसकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं, रिपोर्ट आ चुकी है, तो हम इसको जापान में ले जाकर रखेंगे मेंटल हॉस्पिटल में, अगर आप इजाज़त दे दें। तो इधर ये भी पीछा छुड़ाना चाहते थे ताकि खर्चा ना हो, और आखिरकार उसको फिर वहाँ से जापान भेज दिया जाता है। वो जापान आता है और जापान के हॉस्पिटल में रहता है, मेंटल हॉस्पिटल में काफ़ी वक्त तक। और जब वो आता है उसके बाद अब जापान में उसकी कहानियाँ पहुँच चुकी थी, खूब सुर्खियाँ बटोरी जाती हैं, सब कुछ चलता है। काफ़ी वक्त तक वो मेंटल हॉस्पिटल में रहता है। और फिर अगस्त 12, 1986, 5 साल हो गए थे इंसानी लाश खाए हुए, मेंटल हॉस्पिटल उसे एक सर्टिफिकेट दे देती है कि अब ये ठीक है, नॉर्मल है, और उसे रिलीज़ कर देती है। 1986 में सगावा एक आज़ाद नागरिक हो चुका था। बाहर आता है, माँ बाप उसके अमीर थे, माँ बाप उसे एक नई ज़िंदगी देते हैं, वो भी दूर रहता है इन चीज़ों से। जापानीज़ कैनिबल किलर तब तक उसका नाम दिया जा चुका था, लेकिन 86 में बाहर आने के बाद वो बदल चुका था। इसके बाद सबसे पहले वो किताब लिखता है, पहली किताब, और वो किताब जो उसने लिखा वो इसी रेनी हार्टवेल को मारने, उसकी टांगों को खाने, बचपन से उसकी ख्वाहिश की किसी भी मतलब पहली बार माँ के पैरों को देख करके ये खा जाऊँ, ये पूरी कहानी उसने सिलसिलावार लिखी। ये किताब बेस्ट सेलर में हो गई जापान के। इसके बाद उसने 18 किताब और लिखी। धीरे धीरे फिल्मों में उसे काम मिलने लगा। उसने जापान के कुछ पोर्न फिल्मों में भी काम किया, कई मैगजीन में उसकी तस्वीरें छपी, इंटरव्यू दिया, लिखा। फिर यहाँ तक कि उसका स्टेटस जो है वो एक सेलिब्रिटी टाइप का हो गया। कई ऐसे फूड कंपटीशन हुए खाने के जिसमें एक जज के तौर पर बुलाया गया, और बाकायदा जो बुलाया गया तो उसमें कहीं ना कहीं पब्लिसिटी ये की गई कि इस फूड के जो भी कंपटीशन है उसमें वो जज है जो इंसानी मांस चख चुका है। इस तरीके से उसे बेचा गया, तो एक सेलिब्रिटी के तौर पर देखा जाने लगा। इस वक्त करीब उसकी उम्र 70 साल के आसपास है। अभी भी वो जिंदा है और जापान के एक छोटे से शहर में अपनी ज़िंदगी गुजार रहा। हालांकि बीच में उसको कुछ बीमारी भी हुई थी। माँ बाप की अब मौत हो चुकी है। हाल के अभी 1-2 साल पहले उसने एक आखिरी इंटरव्यू में ये कहा था कि आज भी उसके मन में इंसानी टांगों को खाने की ख्वाहिश उठती है, लेकिन वो किसी और का कत्ल नहीं करेगा अपनी इस ख्वाहिश को पूरी करने के लिए। और उसका कहना है कि जो उसने किया वो मालूम नहीं कैसे किया, लेकिन आज भी यह है कि जब भी वो देखता है तो उसे लगता है कि काश इसके पैर में खा जाऊं, लेकिन अब ऐसा करूंगा नहीं। तो कायदे से देखें तो इस दुनिया में एक लौती मिसाल है ये सगावा, जो एक आदमखोर है और आदमखोर होने के बावजूद अब आज़ाद है। एक आज़ाद ज़िंदगी जी रहा है, लोगों के बीच जाता है, चीफ गेस्ट बन के जाता है, फिल्मों में काम करता है, मैगजीन में तस्वीरें आती हैं, और लोग अब उससे डरते नहीं हैं। हाँ, जब मिलता है तो लोग अजीब नज़रों से ज़रूर देखते हैं कि अच्छा ये वो इंसान है जिसने अपने जैसे इंसानों को खाया है।